हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे नैतिक विकास के बारे में, कोलवर्ग के नैतिक विकास के बारे में। और इसके हम 30 एमसीक्यू करेंगे और इस 30 एमसीक्यू में हम पूरी चीजें वो कवर कर लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए जरूरी है। आप लोगों ने अगर ये देख लिया तो कोलवर्ग आपका 99% कोलवर्ग पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कोलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास का आधार क्या है? तो कोलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास का आधार संज्ञानात्मक परिपक्वता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। कोलवर्ग का सिद्धांत मुख्यतः किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो कोलवर्ग ने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से प्रभावित थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, कोलवर्ग ने अपने सिद्धांत के निर्माण में किसकी अवधारणाओं का विस्तार किया? तो पियाजे से प्रभावित थे, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर का बालक नियमों का पालन मुख्यतः क्यों करता है? तो जो पूर्व परंपरागत है उसके अंदर दो अवस्थाएं हैं, एक दंड पालन और एक जैसे का तैसा। मतलब कि अहम लाभ लाभ मतलब कोई बच्चा लाभ के बदले लाभ सोचता है, अगर उसको कोई फायदा होगा तो ये वो कार्य करेगा। तो ये दो अवस्थाएं उसमें है। तो ये पूर्व परंपरागत स्तर का बालक नियमों का पालन मुख्यतः क्यों करता है? तो दंड से बचने के लिए करता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था किस स्तर पर पाई जाती है? तो ये परंपरागत स्तर पर पाई जाती है और ये दूसरा स्तर है। और अवस्था की बात करें तो ये तीसरी अवस्था है। आगे बढ़ते हैं। कानून व्यवस्था अभिविन्यास किस अवस्था का लक्षण है? तो कानून व्यवस्था विन्यास चौथी अवस्था का लक्षण है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किस स्तर का भाग है? तो उत्तर परंपरागत स्तर का भाग है, पांचवी अवस्था है। कोलवर्ग के अनुसार उच्चतम नैतिकता का आधार क्या है? तो सार्वभौमिक नैतिकता, ये छठी अवस्था है। सीटेट में कोलवर्ग सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या मानी जाती है? तो इनकी आलोचना ये मानी जाती है कि ये केवल लड़कों पर आधारित अध्ययन इन्होंने किया। ठीक है, केवल लड़कों पर आधारित अध्ययन किया। कैरोल गिलिगन ने इसी आधार पर इनकी आलोचना की। ठीक है, कैरोल गिलिगन ने कोलवर्ग की किस आधार पर आलोचना की? तो लैंगिक पक्षपात पर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन कोलवर्ग के अनुसार सही नहीं है? नैतिक विकास अचानक होता है, अवस्थाएं निश्चित क्रम में होती हैं, अवस्थाएं छोड़ी जाती हैं, या उम्र ही एकमात्र कारक है। तो जो कोलवर्ग का जो सिद्धांत है वो अवस्थाएं निश्चित क्रम में आती है, ये उसका सही उत्तर है। हेंज दुविधा का उपयोग किस लिए किया गया था? बुद्धि मापन, नैतिक तर्क का अध्ययन, व्यक्तित्व मापन, अभिवृत्ति मापन। तो नैतिक तर्क का अध्ययन के लिए हेंज दुविधा का उपयोग किया गया था। यदि बच्चा कहे मैं चोरी नहीं करूंगा क्योंकि सजा मिलेगी, तो यह कौन सी अवस्था है? तो ये दंड के भय से वो चोरी नहीं कर रहा, तो ये पहली अवस्था है। तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा किस अवस्था को दर्शाता है? तो ये दूसरी अवस्था को दर्शाता है। परंपरागत स्तर जो कि दूसरा स्तर है कोलवर्ग का, मुख्यतः किससे प्रभावित है? तो ये है आपका दंड से। तो पूर्व परंपरागत में होता है। सार्वभौमिक जो होता है उत्तर परंपरागत में होता है। व्यक्तिगत लाभ भी पूर्व परंपरागत में होता है। तो ये इसका उत्तर होगा सामाजिक अपेक्षाएं। ठीक है। कोलवर्ग के अनुसार सभी व्यक्ति किस अवस्था तक अवश्य पहुंचते हैं? तो इसका कोई निश्चित नहीं है कौन किस अवस्था तक पहुंचेगा। नैतिक विकास का संबंध किससे अधिक है? तो नैतिक तर्क से है। कोलवर्ग के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं हैं? तो 6 अवस्थाएं हैं और 3 स्तर हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरी अवस्था में व्यक्ति चाहता है, क्या चाहता है? दूसरों की स्वीकृति, गुड बॉय गुड गर्ल वाली। पांचवी अवस्था में नियमों को कैसे देखा जाता है? अटल, ईश्वरीय, सामाजिक अनुबंध या व्यक्तिगत। तो पांचवी अवस्था में नियमों को सामाजिक अनुबंध की तरह देखा जाता है। नियम समाज कल्याण हेतु होते हैं। कोलवर्ग के अनुसार नैतिक शिक्षा का सर्वोत्तम तरीका क्या है? रटना, दंड, नैतिक दुविधा पर चर्चा। तो इसका सही उत्तर होगा नैतिक दुविधा पर चर्चा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्तर आत्मनिर्भरता नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा स्तर? आत्मनिर्भरता। तो उत्तर परंपरागत में आत्मनिर्भरता का प्रतिनिधित्व होता है।
कोलबर्ग ने नैतिक विकास को किस विकास से जोड़ा है? तो संज्ञानात्मक विकास से जोड़ा है। पहले भी बोल चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं। किस अवस्था में अंतरात्मा सर्वोच्च मार्गदर्शक बनती है? तो ये छठी अवस्था ये सार्वभौमिक नैतिक अवस्था जिसको हम बोलते हैं। सीटेट में कोलबर्ग से जुड़े प्रश्न सामान्यतः सीडीपी में पूछे जाते हैं। गलती से टिक हो गया है। नैतिक दुविधा विधि का उद्देश्य क्या है? तो जो नैतिक दुविधा विधि का जो उद्देश्य है वो है नैतिक तर्क को समझना। आगे बढ़ते हैं। कानून का पालन समाज व्यवस्था हेतु आवश्यक है। यह किस अवस्था का उदाहरण है? कानून का पालन समाज व्यवस्था हेतु आवश्यक है, यह किस अवस्था का उदाहरण है? तो ये चौथी अवस्था का उदाहरण है। सही उत्तर है हमारा। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की दिशा कैसी होती है? तो निम्न से उच्च तक होती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्तर व्यक्तिगत अधिकारों पर बल देता है? पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो व्यक्तिगत अधिकारों पर तो जो है हमारी पांचवा जो अवस्था है और स्तर नंबर 3 है, तो ये पांचवी अवस्था होगी। सही उत्तर है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा है? तो नैतिक तर्क है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। और प्लीज 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 चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।